जितने बच्चे 22 फरवरी को पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी को आप लोगों को 100% यही पेपर आप लोगों का हिंदी का आने वाला है। आप कोड याद कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 801 DD। ठीक है, 22 फरवरी को 100% आपके एग्जाम में यह पेपर आएगा और मेरी गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप 70 में 70 नंबर लेकर आओगे, क्योंकि आज की वीडियो में पूरा का फुल सोल्यूशन बताने वाला हूं। ठीक है, 801 DD कोड याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पे बिलीव करो 100% 22 फरवरी को ये पेपर आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप इस पेपर को मिलने के बाद यहाँ पे पहले अनुक्रमांक अपना डाल लेना, फिर यहाँ पे अपना नाम डाल लेना। ठीक है, इसके बाद देखो ये पेपर जो है मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर का पूछा जाएगा। इसको हल करने के लिए आपके पास समय कितने रहेंगे, 3 घंटे 15 मिनट आपके पास समय रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों इतना अच्छे से इसको पूरा का पूरा जितना सोल्यूशन बता रहा हूँ इतना रट डालो कि एकदम 22 फरवरी को पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर लेकर आना है आप लोगों को, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं एग्जाम में। देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब 15 मिनट आपको दिया जाएगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को आपको सॉल्व करना है। इसके बाद बोला है कि प्रश्न पत्र 2 खंड में होगा, एक खंड अ एक खंड ब में विभाजित है। कह रहा है कि तीसरा प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कह रहा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, कितने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जिनका उत्तर आपको OMR शीट पे देना होगा। इसके बाद है चौथा कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। मतलब एक प्रश्न जो है 1 अंक के लिए है, मतलब 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद है कि प्रत्येक करा कि प्रश्न पत्र खंड अ के प्रश्नों को हल करने के लिए 1 घंटा का समय है और खंड ब के प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। मतलब कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया है। आप चाहो तो 10 मिनट में कर लो, 15 मिनट में कर लो। ठीक है, लेकिन उसने समय निर्धारित किया है कि खंड अ को हल करने के लिए 1 घंटा, खंड ब को हल करने के लिए 2 घंटा, टोटल मिलाकर हो जाएंगे 3 घंटे। इसके बाद है कि प्रश्न मतलब प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि वो प्रश्न कितने नंबर का है। ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, खंड अ स्टार्ट यहां से होता है। खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या है कि आकाशद्वीप के लेखक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आकाशद्वीप के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। एकदम बिल्कुल एक प्रश्न छोड़िएगा मत एग्जाम में, जितना आपको बता रहा हूं एक प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है एग्जाम में, पूरा का पूरा करके आना है। तो आकाशद्वीप के लेखक जयशंकर प्रसाद, 1 नंबर यहाँ से आपका क्लियर हो गया। 22 फरवरी को जो पेपर आपको मिलेगा तो पूरा का पूरा इसमें 70 में 70 नंबर आना चाहिए आप लोगों को। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तितली कृति की विधा है। तितली एक कृति है, वो विधा है, किसकी विधा है मेरे प्यारे बच्चों, तो उपन्यास विधा है। क्या है, उपन्यास विधा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम तीसरा प्रश्न बात करें कि शुक्ल युग की कालावधि है, तो शुक्ल युग की कालावधि मानी जाती है 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है शुक्ल युग की कालावधि। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखना है। तो सी वाला ऑप्शन क्लिक कर दो, क्योंकि गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि कलम का सिपाही के लेखक हैं। तो कलम की सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय जी हैं, आपको भी मालूम है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7वां देखो क्या है, आधुनिक काल की समय अवधि है। तो आधुनिक काल की समय अवधि 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक, अभी तक जो अवधि चलती आ रही है वो आधुनिक काल की अवधि मानी जाती है। यह था 7वां प्रश्न। 8वां देखो क्या है, दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। तो दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है, किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करें प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 मेरे प्यारे बच्चों, गंगा लहरी। देखो गंगा लहरी रचना है, तो गंगा लहरी रचना किसकी है, पद्माकर जी की है, इसलिए ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पद्माकर जी की है।
वही हम बात करें 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से रीतिकाल की काल अवधि है, तो रीतिकाल काल अवधि कितनी मानी जाती है? तो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है कि राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तून परिहरि रघुवर विरह, राउ गयु सुरधाय। कह रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है मेरे प्यारे बच्चों? करुण रस का प्रयोग किया गया है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी वाले पे क्लिक कर देना। इसके बाद देखो 12वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। कह रहा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया मेरे प्यारे बच्चों। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए वाले पर अंक के चले आइएगा। 13वां प्रश्न देखो क्या है कि सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहा इन पंक्तियों में देखो दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं, एक आपका दूसरा और एक लास्ट वाला चौथा चरण में कितनी मात्राएं हैं ये पूछा है। तो 13 मात्राएं मेरे प्यारों से गिन लेना। ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही बात करें 14 प्रश्न है, आह अब वह न रहा। कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह विषम में वाचक है। जब भी आप लोगों का एक्सक्लेमेशन का चिन्ह लग जाए ये वाला, तो आप समझ लो कि विषम में वाचक शब्द होते हैं। वही बात करें प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? मतलब भाववाच्य का सही विकल्प कौन सा है? आओ वहां बैठे, आओ वहां बैठा जाए, अब वहां बैठते हैं, चलो अब वहां बैठे। तो भाववाच्य का सही विकल्प मेरे प्यारे बच्चों बी वाला है कि आओ वहां बैठा जाए। प्रेम से आप किसी भाव स्पष्ट यही से ही बोल सकते हो, आओ वहां बैठा जाए। ठीक है, बी वाला ऑप्शन है। इसके बाद 16वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कह रहा है कि शाबाश। यहाँ पे आपको यहाँ पे अंडरलाइन दिया है, तुमने, तुमने के नीचे अंडरलाइन दिया रहेगा आपको, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है, अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो तुमने जो है वो आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और एक वचन और कर्ता कारक है, इसलिए ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वही बात करें 17वां, कह रहा है कि अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो ये बहुत सिंपल है, अनादर शब्द में अन लगा हुआ है, और क्या, अनधर आदर होता है। इसके बाद 18वां प्रश्न भी तो सिंपल ही है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, और क्या, पंचवटी में कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? द्विगु समास। तो 18 का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा का परवाची नहीं है। मतलब इन चारों ऑप्शन में बताना कि गंगा का परवाची नहीं है। तो कालिंदी, कालिंदी जो है गंगा परवाची नहीं होता है। बाकी भागीरथी, सूर, सरिता, देव नदी, ये सब गंगा के परवाची होते हैं, कालिंदी नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं, लास्ट प्रश्न 20वां बहुविकल्पीय का है कि निम्नलिखित में से अग्नि का परवाची नहीं है। अब चारों में से बताना अग्नि का परवाची नहीं है। अनिल, अनिल जो है अग्नि का परवाची नहीं है। बाकी ज्वाला, पावक, अनल, ये तो अग्नि का परवाची होते ही हैं, इसलिए बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्न खंड व, जो कि कितने नंबर का रहेगा? 50 नंबर का रहेगा। यहाँ पे आपको प्रश्न नंबर 20 के बाद 21 से स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है, पूरा बताऊंगा अथवा तक बताऊंगा, अब आपकी मर्जी, एग्जाम में जो भी करो। ठीक है, देखो 6 नंबर का है, क्या है? पहला कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सर्वबुद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अगर ये नहीं आएगा तो अथवा करके एक और ऑप्शन दिया है, लेकिन मैं पहले इस दोनों को बताऊंगा, तो जो आपका मन आप एग्जाम में करके आना। तो पहले मैं इसका बता रहा हूँ यहाँ। तो देखिए मेरे प्यारों जो यहाँ तक है, अब इसके नीचे 3 प्रश्न दिया है। पहला बोला है ए वाला कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जिसे हम लोग संदर्भ बोलते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारों जो इसको नोट करो। देखो 21 का ए संदर्भ, इसमें लिखोगे प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है।
मतलब मित्रता नामक निबंध से अवतरित है और इसके लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना ही लिखोगे, 2 नंबर आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर हो गया। ब वाला है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यहां तक रेखांकित अंश है, इसका हमें व्याख्या करना है। देखो, तो बी डालोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति जो है वो घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। बस ये व्याख्या है। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बस नोट करो, एग्जाम में जाके करो, 70 में 70 लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस बार चैलेंज ही दिया था कि पूरा 70 में 70 सबका आएगा। फिर सी वाला है युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। देख लेते हैं इसको भी कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या क्या गया है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, युवा पुरुष की जो है बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। बिल्कुल, अगर बुरी संगति में पड़ जाओगे तो आप गड्ढे में ही न गिरोगे, आपको हमेशा उन्नति की ओर नहीं ले जाएगा वो। लेकिन वही अच्छा मित्र मिल जाएगा तो हमेशा आपको उन्नति की ओर ले जाएगा। ठीक है, बस हो गया। चलो, अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक और दिया है, दोनों बता देता हूँ, दोनों में इसको ये कही करना है। क्या है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ और इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इसको। इसके नीचे भी 3 प्रश्न दिए हैं। पहला दिया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले संदर्भ लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो, अथवा का उत्तर यहाँ पे है। सबसे पहले हेडिंग डालोगे संदर्भ ए, लिखोगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक छायावादी युग के प्रवर्तक कौन? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। मतलब कि ममता नामक कहानी से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस यह आप लोगों का संदर्भ हो गया। क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब नीचे देखिए, अगला प्रश्न क्या बोला है, बी वाला, कि गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट करना है। यहां तक जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा? इसका हमें व्याख्या करना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, व्याख्या किस कदर करोगे आप, पहले बी डालोगे, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालोगे, तब लिखोगे कि लेखक जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि क्या पिताजी का कहना है कि जब ममता ने सोने के आभूषणों से भरा हुआ थाल देखा तब वह हतप्रत हो गई। वह आश्चर्य प्रकट करती हुई अपने पिता से कहती हैं कि आप विपत्ति के लिए इतने धन का संग्रह क्यों कर रहे हैं? भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपने यह बहुत बड़ा क्या किया है, मतलब दुस्साहस किया हुआ है। क्या पिताजी, हम लोगों के पास धन न होने से हम लोगों को भीख भी न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर नहीं रह जाएगा जो हम लोगों को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? बस यह है रेखांकित अंश की व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों। नोट करो, जाओ याद करो, एग्जाम में इसको लिख के आओ, पूरे के पूरे नंबर लेके आओ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 70 में 70। इसके बाद है यहाँ पे 2 प्रश्न हमने बता दिया आपको। तीसरा है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? ठीक है, चलो 2 नंबर इस पे भी मिलेगा, तो इसका भी लिखो सी वाला, कि अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच मतलब होता है घूस के रूप में लिए गए सुवर्ण मतलब सोने के सिक्के ममता को परमपिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। बस हो गया भाई पूरा सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। और प्रश्न नंबर 22 मेरे प्यारे बच्चों है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये प्रश्न कितने नंबर का? 6 नंबर का। अब गद्यांश अभी हमने किया, पद्यांश आ गया। ठीक है, इसमें भी 2 दिया है, एक दिया यह और अथवा करके, लेकिन मैं दोनों बताऊंगा, जो मन आप एग्जाम में करके चले आना। यहां तक है मेरे प्यारे बच्चों, कहां तक? यहां तक नोट करो। क्या है, मैं एक बार पढ़ता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरी लहो, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरे सुने गंगू पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ए वाला उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका संदर्भ लिखना है पद्यांश का। चलिए देखते हैं।
संदर्भ 22 का संदर्भ लिखो। यह पद श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, सूरसागर नामक ग्रंथ से, और इसके लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। बस हो गया भाई, बस इतना ही आपको नोट करना है। नोट कर लो, याद कर लो, एग्जाम में लिखना है आपको 22 तारीख को। इसके बाद है बी वाला कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब बैर सुने गंगू पुनि बोले रंग चले सिर छत्रधारी, बस यहाँ तक अंडरलाइन किया गया है, उसका हमें व्याख्या बताना है। लेकिन इतना याद रहे कि संदर्भ के बाद प्रसंग भी लिखा जाता है इसमें। तो प्रसंग पहले लिख लेते हैं कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि भक्त शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण ने कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है, और किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। बस यह है इसका व्याख्या। एक प्रश्न और है मेरे प्यारे बच्चों कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो जरूर देख लेते हैं। तो देखो, अलंकार जो है वो चरण कमल में रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश तथा अन्यत्र अनुप्रास अलंकार है। बस 2 नंबर इस पे मिल गया। चलो, अगर ये नहीं कर पाओगे तो अथवा करके एक और दिया है कि सुनी सुंदर बहन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन तिने, समुझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी सही अवसर से ही रावे, अवलोकती लोचन लाहू अली, अनुराग तलाक में भानु उदय बिरसी मनु मंजुल कंजकली। अब मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इसका हमें संदर्भ लिखना है। चलिए देखिए, अथवा अथवा यहाँ पे लिख लीजिए, ए वाला हेडिंग डालिए संदर्भ, और संदर्भ में लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वनपथ शीर्षक से अवतरित है। मतलब वनपथ जो कविता है उससे क्या है? अवतरित है, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर इसमें प्रसंग भी लिखना होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रसंग में लिखोगे, इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। प्रसंग आपको जरूर एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसके बाद आप लिखोगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां तक है कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनुमंजुल कंजकली। अब इसका हमें व्याख्या बताना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बी वाला रेखांकित अंश की हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो। बस हो गया व्याख्या। इसके बाद एक प्रश्न और है कि अनुराग तड़ाक तथा मनुमंजुल कंजकली में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो सी वाला है अनुराग तड़ाक में भानु उदय बिक्सी मनुमंजुल कंजकली में रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों। बस हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है मेरे प्यारे बच्चों कि दिए गए संस्कृत का गद्यांश अब आ गया कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और ये प्रश्न कितने नंबर का है? 5 नंबर का। इसमें भी 2 प्रश्न दिया है मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके, लेकिन मैं दोनों को बताऊंगा। पहला यहाँ तक है, ऐसा भारतीय संस्कृति भाषा चेस केंद्र मस्ती, यहाँ तक ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है। इसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। प्रश्न नंबर 23। ठीक है, आप उसको नोट कर लो। यहाँ इसका सोल्यूशन देखो। पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे संदर्भ। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। और इसमें प्रसंग जो है लिखेंगे कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अब स्थिति के विषय में बताया गया है। ठीक है, अब इसका अनुवाद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अनुवाद करने से पहले एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, यही है, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब इसका अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद में हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि अनुवाद यहाँ पे डालोगे, लिखोगे यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश जो है सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में कराया। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक और दिया हुआ है नीचे कि मानव जीवन से संस्करण संस्कृति अस्माक पूर्वाज मानव जीवन संस्कृति महानता प्रयत्नम अकुर्वन्। ठीक है, मतलब यहां तक है। इसका हमें
संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं दोनों बता रहा हूँ। अब आपका मन जो आपको इजी लगे एग्जाम में करके चले आना, ठीक है। चलो अथवा वाला देखो, इसका सोल्यूशन सबसे पहले संदर्भ डालेंगे। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब किस चैप्टर से लिया गया है? भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। प्रसंग की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुवाद। अनुवाद करने से पहले एक बार फिर मैं दिखाना चाहूंगा उसको, ठीक है, यहाँ तक। अब इसका हमें अनुवाद करना है, एक बार पहले देख लो ध्यान से। अब लिखो अनुवाद इसका। अनुवाद हेडिंग डालोगे, लिखोगे कि मानव जीवन को संवारना, जिसे दोसादी को दूर करना, क्या कहलाता है? संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए हैं। उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी क्या है? संस्कृति है। बस कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलो प्रश्न नंबर यहाँ पे देखो 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। अब संस्कृत का पद्यांश आ गया, और ये भी कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। इसमें भी दो दिया है अथवा करके, पहले ये करो या ये करो, दोनों में से कोई एक ही करना है। पहला क्या है कि मानो हित्वा प्रियो भौति क्रोध हित्वा न सोचती, कामो हित्वार्थवान भौति लोभ हित्वा सुखी भवेत। ठीक है, चलिए इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे संदर्भ सहित। तो 24 का लिखो। 24 का पहले हम डालेंगे संदर्भ। इसमें लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत, मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। वहीं अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग है मेरे प्यारे बच्चों कि इन श्लोकों में विभिन्न त्यागों के महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, अब इसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद करने से पहले एक बार फिर देख लो इसको, ठीक है। अब इसका हम अनुवाद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और अनुवाद में लिखेंगे कि अनुवाद में यक्ष कहते हैं कि मनुष्य क्या छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्या छोड़कर शोक नहीं करता, मनुष्य क्या छोड़कर धनवान हो जाता है, और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। अब युधिष्ठिर इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि मनुष्य अहंकार छोड़कर प्रिय हो जाता है, मनुष्य क्रोध को छोड़कर क्या हो जाता है? शोक नहीं करता है, और मनुष्य इच्छा, जिसे हम लोग कामना बोलते हैं, उसको छोड़कर धनवान हो जाता है, और मनुष्य लोभ को छोड़कर क्या हो जाता है? सुखी हो जाता है। बस हो गया भाई, इतना ही। अगर नहीं कर पाओगे तो अथवा करके दिया है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अब इसका हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ सहित, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालोगे अथवा, इसके बाद यहाँ से इसका लिखना प्रारंभ करोगे। सबसे पहले हेडिंग आप डालोगे संदर्भ, और लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है, मतलब भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। वहीं अगर हम प्रसंग की बात करें तो प्रसंग है कि प्रस्तुत श्लोक में भारतीयों की मूल भावना पर प्रकाश डाला गया है। अब अनुवाद करेंगे। अनुवाद है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, मतलब सभी सुख हो, सर्वे सन्तु निरामया, मतलब सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी कल्याण, मतलब सभी लोगों का कल्याण हो, कोई भी दुख न हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। बस कंप्लीट हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, यह खंड काव्य जिला वाइज आता है, हर एक जिला का अलग अलग आता है। क्वेश्चन बैंक में जाकर, किताब में जाकर देख लेना कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। खंड काव्य तो बहुत होते हैं, जैसे मुक्तिदूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, अग्र पूजा के बाद यहाँ पे जय सुभाष, फिर मातृभूमि, फिर यहाँ पे कर्ण है, फिर यहाँ पे करमवीर है, फिर यहाँ पे तुमुल। तो कोई भी नहीं करना है, जो आपके जिला में, डिस्ट्रिक्ट में जो पूछा जाता है वही आप करोगे पेपर में, तभी नंबर मिलेगा, अन्यथा नंबर नहीं मिलेगा। तो देख लेना कि कौन पूछा जाता है, उसको याद कर लेना, बहुत सिंपल टॉपिक है। इसके बाद 26, तो ये तो याद ही होगा 26 का कर कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 5 नंबर का प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन 3 लोगों को, तो 3 लोगों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, वो भी रचना सहित। तो जीवन परिचय तो याद ही हो गया होगा आप लोगों को, इसमें क्या सोचने वाली बात है। 5 नंबर तैयार हो जाएगा। आप जीवन परिचय थोड़ी मैं बताऊंगा, वो तो याद ही होगा ना। इसके बाद ख वाला भी है 5 नंबर का। ये तो लेखक का था ना, ये कवि का आ गया कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करो। 5 नंबर का कौन कौन है? पहला गोस्वामी तुलसीदास, इसके बाद है आपके सुमित्रानंद पंत, इसके बाद है
कवि सूरदास जी। अब तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख लेना, ठीक है, और रचना जरूर लिख लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 27 से स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 27 मेरे प्यारे बच्चों, कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। कम से कम 2 श्लोक तो आपको याद करना ही होगा, ठीक है। कोई एक एग्जाम में आ जाता है तो कोई दूसरा लिख लेना। जैसे दोनों बता देता हूँ कि बंधम मरणो वापी जय वापी पराजया उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। बहुत सिंपल है, याद कर लेना। और एक इसको याद कर लो, सर्वे भवन्ति सुखिनम सन्ति सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग्येत। अगर दोनों याद है तो दोनों में से कोई एक आप एग्जाम में कर डालोगे और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 मेरे प्यारे बच्चों यह है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर आपको मिलेगा। 4 प्रश्न है। पहला है भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, और दूसरा है पुरुराज क आसीत्, तीसरा है चंद्रशेखर क आसीत्, चौथा है वीर केन पूजते। अब 4 है ना, 4 में से किसी 2 का ही उत्तर देना है, लेकिन मैं चारों को उत्तर लाइन से बता देता हूँ। पहले का देखो, पहले का उत्तर हो जाएगा विश्वस्य अस्त्रष्टा ईश्वर एक एव इति भारतीय संस्कृति मूलम अस्ति, और दूसरे का है पुरुराज एक भारत वीर आसीत्। तीसरे का आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसीत्। चौथा हो जाएगा वीर विन पूजते। चारों को लगातार मैंने बता दिया, लेकिन 2 ही बताना था, लेकिन चारों बता दिया। जो मन करे वो एग्जाम में करके आना, नंबर पूरे के पूरे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे आइए, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा है आतंकवाद कारण निवारण, तीसरा जनसंख्या लाभ हानि, चौथा है नारी शक्तिकरण। देखो पर्यावरण संरक्षण के उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको चाहे आपको इस तरह पूछेगा पर्यावरण संरक्षण के उपाय, या पूछ देगा प्रदूषण पर निबंध लिखिए। दोनों एक ही होता है और ये 7 नंबर का होता है। मैं आपको पहले वाला ही बता देता हूँ। चलिए पहला वाला बता देता हूं। तो देखो 29 हेडिंग डालोगे प्रदूषण समस्या तथा समाधान या प्रदूषण के संरक्षण, दोनों टॉपिक सेम ही है, ठीक है। पहली बात कि आप हेडिंग पहला डालोगे प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालने के बाद लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर का है तो आपको थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, डिटेल में लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर आपको 7 नंबर देगा। पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना होनी ही चाहिए। प्रस्तावना में लिखोगे कि वर्तमान समय में प्रदूषण ने एक भयानक रूप धारण किया हुआ है, ठीक है। आज देश के कोने कोने में प्रदूषण फैलाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण हजारों व्यक्ति बीमारी का शिकार हो रहे हैं। घनी आबादी वाले शहरों में स्वस्थ ऑक्सीजन मिलना कठिन हो रहा है, जिसकी वजह से श्वास और हृदय रोग क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रस्तावना हमने यहाँ पे दिया है। फिर हेडिंग डालोगे प्रदूषण के प्रकार। फिर पहला हेडिंग डालोगे वायु प्रदूषण। इसमें लिखोगे कि वायु प्रदूषण का मनुष्य के स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। वायु में प्रदूषण कारखानों के वाहनों और घरों के चूल्हों से निकले धुएं से फैलता है। इसके कारण फेफड़ों के कैंसर, दमा, आंखों के रोग आदि जन्म लेते हैं, और इसी प्रकार प्रदूषित वायु जो है एक्जिमा तथा मुहासे आदि रोग उत्पन्न करती है, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालोगे जल प्रदूषण। इसमें लिखोगे कि सभी जीव जंतुओं के लिए जल का बहुत महत्व है। जल के बिना जीव जंतु जीवित नहीं रह सकते हैं। इसके लिए जल जो है स्वच्छ और दोष रहित होना चाहिए। नगरों में धरती के अंदर बने सीवर का जल भी अक्सर नदियों में गिराया जाता है, जिससे पानी दूषित विषाक्त होकर जीवन रहित हो जाता है, और ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को क्या कर देते हैं, दूषित करते हैं। इसके बाद तीसरा हेडिंग डालोगे ध्वनि प्रदूषण। लिखोगे अनेक प्रकार के वाहन, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जेट, विमान, लाउड स्पीकर, बाजे, ट्रैक्टर एवं कारखानों के रसायन विज्ञान प्रकार की मशीनें आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रकोप शहरों के मुख्य राजमार्गों पर दिखाई पड़ता है। अधिक ध्वनि की वजह से हजारों व्यक्ति अपने सुनने की क्षमता खो बैठते हैं या कम सुनने लगते हैं। ध्वनि प्रदूषण से बेचैनी, घबराहट, तन्मयता से बाधा बढ़ती है, ठीक है, बाधा पड़ती है, और इससे दिमाग जो है संतुलन बिगड़ने और दिल की बीमारियों बढ़ने की खतरा क्या होता है, पैदा होता है। आप हेडिंग डालोगे रेडियो धर्मी प्रदूषण, और लिखोगे कि आज विश्व के सभी विकसित और विकासशील देशों में परमाणु विस्फोट और वैज्ञानिक परीक्षण हो रहे हैं। प्रदूषण के ये भी बहुत बड़े कारण हैं। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणु परीक्षण के फलस्वरूप जल, वायु और पृथ्वी का प्रदूषण निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ प्रदूषण केवल आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं वरन आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरनाक है।
इस पर पाबंदी लगाना सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि हथियारों और वैज्ञानिक क्षमता से लैस होने की होड़ में हर देश आगे बढ़ना चाहता है, और इस होड़ को रोकने के उपाय अभी कारगर नहीं हो पाए हैं। हेडिंग डालोगे प्रदूषण की समस्या का समाधान। लिखोगे कि प्रदूषण की समस्या को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं, और इस समस्या को रोकने के लिए हमारी सरकार के विभिन्न नियम एवं कानून बनाए बनाए हैं। आइए पहले उन पर विचार करते हैं, देखते हैं कौन कौन कानून बनाए हैं। तो पहला कानून उन्होंने बनाया है कि पुराने वाहनों से निकलने वाले धुओं को चेक करवाना। दूसरा बनाया है कि नए लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था तथा पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृत कराना। तीसरा है कि वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया गया है। वहीं कारखानों को नगरों के बाहर विस्थापित किया जाना है। फिर 8 वर्षों से पुराने व्यापारिक वाहनों के चलाने पर मतलब नर रोक लगाया जाना है। ठीक है, मतलब पुरानी गाड़ी को आप नहीं चला सकते 8 वर्षों से अधिक अगर हो गई है तो। इसके बाद लास्ट हेडिंग मेरे प्यारे बच्चों आपका रहेगा उपसंहार। लास्ट हेडिंग उपसंहार होना ही चाहिए। लिखोगे सरकार द्वारा दूषित की समस्या से छुटकारा दिलवाने के लिए ही संभव प्रयास किए जा रहा है। इसके लिए आज जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी हम इस भयानक समस्या से मुक्त हो सकते हैं। सिर्फ सरकार के प्रयास नागरिक इसके लिए प्रति जागरूक नहीं होगा। जागरूक होने के लिए पहली आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने घर का कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंक कर ऐसी उचित जगह फेंकें जहां से सरकारी तौर पर उसके जल्द उठाए जाने की व्यवस्था हो। कूड़े कचरे की सड़ने भी वायु प्रदूषण का कारण बनता है। बस कंप्लीट हो गया, 7 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो 29वां प्रश्न हमने पूरा डिटेल में आपको बता दिया। अब 30वां प्रश्न लास्ट प्रश्न है, जो कि 4 नंबर के लिए आएगा, पत्र लेखन। बोला है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए अपने पत्र लिखिए। या ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके दिया है कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। चलिए मैं यही बता देता हूँ, ये करके आना, बहुत अच्छा प्रश्न है, 4 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 30वां प्रश्न देखिए। 30वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ 30वां का 8वां कर रहा हूँ। सबसे पहले कि जो आपकी बहन जहाँ पे है उसका एड्रेस डालो। तो C40 मथुरा नई दिल्ली में गई हुई है, यहाँ पे डेट डाल देना। इसके बाद यहाँ पे लिखना प्रिय बहन मृणाल। ठीक है, जो भी नाम होगा अपनी बहन का, बहुत प्यार। इसके बाद यहाँ पे अपना लिखना चालू करोगे कि बहुत दिनों से तुम्हें पत्र लिखना चाह रही थी, परंतु व्यस्तता के कारण नहीं लिख पाई। आशा करती हूँ कि तुम वहां भली प्रकार से होगी। हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि तुम्हें अच्छे कॉलेज में पढ़ने का सुनहरा अवसर मिला है। ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जिस तरह तुम इतने छोटे स्थान से निकलकर बड़े शहर में जा सकी हो, उसी प्रकार जीवन में आगे भी उन्नति करो। यह बात कभी मत भूलना कि वहां जाने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है। मृणाल। विद्यार्थी जीवन पढ़ने लिखने के लिए होता है। यहाँ समय होता है जब हम अपने भविष्य की नींव रखते हैं। अपना बहुमूल्य समय पढ़ने के लिए स्थान पर फैशन में व्यर्थ के क्रियाकलापों में लगाना सही नहीं होगा। यदि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर फैशन के नाम पर समय नष्ट करोगी तो दिशा भटक जाओगी और अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर बैठोगी। पिताजी को हमसे बहुत आशाएं हैं, हमारी शिक्षा में कोई बाधा ना आए इसके लिए वह दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। पढ़ाई पर ध्यान देकर ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और पिताजी का हाथ बटा सकते हैं। आशा करती हूँ कि तुम मेरे इस पत्र को गंभीरता से लोगी और अपना ध्यान से अपनी पढ़ाई में लगाओगी। इसके बाद तुम्हारी बड़ी बहन, अब जो भी नाम होगा, तो नाम नहीं लिखा जाता है, अवश्य लिख ही दीजिएगा बस। ठीक है, बस पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों बता दिया। पूरा का पूरा पेपर का सोल्यूशन एक भी हमने छोड़ा नहीं है, और ये पेपर गारंटी है मेरी कि 100% आपको 22 फरवरी को ये पेपर देखने को मिलेगा। 801 DD पूरा का पूरा करके आना, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं, क्योंकि मैंने खुद इस वीडियो में एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारा से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।